हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर दैट इज़ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बहुत बढ़िया चैप्टर है, थोड़ा सा लेंदी ज़रूर है बट पढ़ने में मज़ा आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चलो इसके नाम से ही डिस्कशन चालू करते हैं। दैट इज़, अगर थोड़ा सा क्लास 9th को रिकॉल करें हम, क्लास 9th में हमारे चैप्टर का नाम क्या था? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमने काफ़ी कुछ 9th क्लास में पढ़ चुका है, तो उसी को थोड़ा सा रिकॉल करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्लास 9th में हमने पढ़ा था, चलो इस वर्ड को पहले डिस्कस कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो क्लास 9th में हमने क्या पढ़ा था? ये लीनियर इक्वेशन जो वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? लीनियर इक्वेशन का मतलब ये होता है, वो कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री क्या हो? जिसकी डिग्री 1 हो, जिसकी डिग्री 1 हो। ठीक है, कोई सी भी हो सकती है। 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक। 4y प्लस 2 इक्वल्स टू 4। देखो इक्वेशन वर्ड यूज हो रहा है, तो इक्वेशन का मतलब ये होता है इक्वल टू का साइन। इक्वेशन वर्ड से ये समझ लेना कि इक्वल टू का साइन वहां पे होगा ही होगा। ये जरूरी नहीं है कि राइट हैंड साइड 0 होगा, हमेशा इक्वल टू का साइन होना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो मतलब हो गया किसका? लीनियर इक्वेशन का। ठीक, इन टू वेरिएबल्स, तो वेरिएबल्स तो आपको पता होंगे क्या होते हैं। वेरिएबल्स मतलब आपके अल्फाबेट्स, दैट इज ABCD। ठीक है, ऐसे ही था ना। तो अगर आपको याद होगा, कभी किसी की एज कंसीडर करना रहता है हमें, तो हम क्या लेते हैं? लेट देयर एज बी x। तो वो x क्या है? वो x क्या है? ये वेरिएबल ही तो है। ठीक, तो ये वेरिएबल कुछ भी हो सकता है A to Z के बीच में। यूजली हम XYZ यूज करते हैं, UT यूज करते हैं, PQ यूज करते हैं। ठीक है, यूज हम कुछ भी कर सकते हैं। क्लियर है? और कितने वेरिएबल होंगे? 2 वेरिएबल होंगे, तो ये कोई भी 2 यूज हो सकते हैं। ठीक, तो ये तो मतलब हुआ किसका? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, और ये हमने 9th में पढ़ा है। ठीक है, अब इसको अगर मैं कंबाइन करके लिखूं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को, तो मुझे ये दोनों कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा। कैसे? अगर मैं एग्जाम्पल लिखूं 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 6, तो ये इक्वेशन में मुझे पहले तो लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए। लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए मतलब उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1। तो देखो यहाँ पे x की भी डिग्री 1 है और y की भी डिग्री कितनी है? 1। ठीक, और लीनियर इक्वेशन तो इससे पता चल गई 2 वेरिएबल हैं कि नहीं है। तो देखो एक x है और एक y है। इससे क्या समझ में आ रहा है हमें कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। फिर और अगर आगे बढ़ें, तो हमने 9th क्लास में इसका ग्राफ प्लॉट करना सीखा था, मतलब इसका ग्राफ ड्रॉ करना सीखा था हमने। याद है ग्राफ ड्रॉ करते थे? ग्राफ में क्या करते थे हम? एक पहले वैसे बॉक्स बनाते थे, बॉक्स में x और y की वैल्यू निकालते थे। ठीक, और उसको फिर ग्राफ में प्लॉट करते थे। जब ग्राफ में हम प्लॉट करते थे तो हमें क्या मिलता था? कंक्लूजन, एक ग्राफ मिलती थी, मतलब एक लाइन मिलती थी, और वो लाइन हमेशा क्या रहती थी? स्ट्रेट रहती थी। इस बात को याद रखना। ठीक, कभी भी किसी भी इक्वेशन की, किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो वो हमेशा क्या मिलेगा हमें? स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक, तो इसी से हमने वहाँ पे क्या सीखा था? हमने इसका स्टैंडर्ड फॉर्म भी सीखा था। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था? दैट इज ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। यहाँ पे वेयर a, b एंड c आर रियल नंबर्स।
ए बी और सी क्या होते हैं, रियल नंबर। याद रखना हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ए बी सी क्या होते हैं यहाँ पे, हमेशा रियल नंबर होते हैं। और इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात, दैट इज ए एंड बी कैन नॉट बी जीरो एट अ सेम टाइम, कैन नॉट बी जीरो एट अ सेम टाइम। इसका मतलब समझना क्या होता है कि ये जो जीरो, जो ए और बी है, ये ए और बी अगर एक ही टाइम पे, मतलब जिस इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं अगर उसी में मैं यहाँ कंसीडर कर लूँ a इक्वल्स टू ज़ीरो एंड b इक्वल्स टू ज़ीरो, तो देखो क्या होगा, इसको अगर इस इक्वेशन में पुट करूँ तो a इंटू ज़ीरो दैट इज ज़ीरो प्लस b इंटू वाई दैट इज ज़ीरो, मतलब ज़ीरो इंटू एनी नंबर विल बी ज़ीरो प्लस c इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक, तो ये c इक्वल्स टू ज़ीरो आ जाएगा और ये पॉसिबल नहीं है। या अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ, चलो मैं एक लीनियर इक्वेशन का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, कोई सी ये इक्वेशन दी है, इसी का एग्जाम्पल लेते हैं। चलो, इस टू को क्या हो रहा है, मैं x को क्या ले रहा हूँ ज़ीरो और y को क्या ले रहा हूँ ज़ीरो। तो देखो इसको यहाँ पे पुट करता हूँ अगर, तो टू इंटू ज़ीरो प्लस फोर इंटू ज़ीरो इक्वल्स टू सिक्स। तो इसको क्या होगा, ज़ीरो इंटू टू विल बी ज़ीरो प्लस फोर इंटू ज़ीरो विल बी ज़ीरो इक्वल्स टू सिक्स। तो ज़ीरो के क्या इक्वल सिक्स हो सकता है, कभी कभी सिक्स इक्वल टू ज़ीरो हो सकता है या ज़ीरो इक्वल टू सिक्स हो सकता है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए ए और बी एक साथ कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकते हैं। आया समझ में कि नहीं? ठीक है, तो ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ये तो हो गया हमारा 9th क्लास के बारे में, ये तो हो गया हमारा 9th क्लास के बारे में। ठीक, अब 10th क्लास के हिसाब से कुछ देखते हैं। ये क्लियर है? अब देखो, अब हमने देखा अभी कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। ये तो होता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, टू वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म, या हम बोल सकते हैं जनरल फॉर्म। ठीक है, जनरल फॉर्म where a b and c are real number and a and b cannot be equal to या cannot be zero at the same time। ये क्लियर है? अब देखो, इस वर्ड का इतना पार्ट तो हमने डिस्कस कर लिया, मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का तो पार्ट हमने पूरा 9th स्टैंडर्ड में डिस्कस कर चुके हैं। बट यहाँ पे एक और वर्ड ऐड हो गया, पेयर। पेयर का मतलब क्या होता है? पेयर का मतलब क्या होता है? इस पेयर का मतलब होता है, ऑब्वियस सी बात है, पेयर यूजुअली हम टू के रिस्पेक्ट में लेते हैं, मतलब दो। आप जब भी जाते हो शॉप में शूज़ बाय करने, सॉक्स बाय करने या स्लीपर्स बाय करने जाते हो, तो आपको क्या एक स्लीपर ही देता है? वो पेयर ऑफ स्लीपर्स देता होगा, पेयर्स ऑफ सॉक्स देता होगा, पेयर्स ऑफ शूज़ देते हैं। ठीक है, ईयरिंग लेने जाते हो तो पेयर ऑफ ईयरिंग लेते हो, है ना? तो सिमिलरली यहाँ पे पेयर को हम यूजुअली क्या कंसीडर कर रहे हैं? टू। यूजुअली क्या कंसीडर कर रहे हैं? टू। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो यहाँ पे भी क्या होगी? दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगी। दो पेयर मतलब एक और लीनियर इक्वेशन होगी जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म तो सेम ही होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म तो अलग हो ही नहीं सकता। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? मगर अब अगर देखें अपन यहाँ पे भी सेम कंडीशन अप्लाई होगी, ए बी सी आर रियल नंबर वेयर ए एंड बी कैन नॉट बी जीरो एट अ सेम टाइम। ठीक है, सेम कंडीशन अप्लाई होगी। ठीक, बट अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ गई कि ये दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो दोनों तो अलग अलग होंगी, दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन तो अलग होगी। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए क्या किया गया, साइंटिस्ट ने इसमें नेमिंग कर दी। मतलब इनके जो कांस्टेंट टर्म्स थे, जो कांस्टेंट टर्म थे हमारे ये रियल नंबर वाले, इनको नेमिंग दे दिया a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो इससे क्या हुआ, अब हमको कहीं पे भी अगर मैं a1 लिखूं, कहीं पे भी अगर मैं b2 लिखूं, कहीं पे c1 लिखूं, तो मुझे ये पता चल जाएगा डायरेक्टली उसको देख के कि ये कौन सी इक्वेशन से हमें कोफिशिएंट या हमारी कांस्टेंट टर्म मिली है। ठीक है,
अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मान लूँ और इसको इक्वेशन 2 मान लूँ, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि C2 किस में आ रहा है, तो आप डायरेक्टली अब बता सकते हो सेकंड इक्वेशन में आ रहा है। B1 किस में आ रहा है, डायरेक्टली आप 1 देख के बता सकते हो कौन सी इक्वेशन से आ रहा है, 1 इक्वेशन से आ रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ। ये होता है जनरल फॉर्म, ये होता है जनरल फॉर्म। ठीक, यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। अब अगर आप थोड़ा सा और आगे बढ़ें इसमें हम, तो आपको याद होगा अभी मैंने बताया कि अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं, अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं, तो हमेशा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का ग्राफ हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होती है। हमेशा क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक, अभी तक तो हम 9th क्लास में सिर्फ एक ही इक्वेशन का यूज, एक ही लीनियर इक्वेशन को हम ग्राफ में प्लॉट करते थे, बट अब 10th स्टैंडर्ड में हम क्या करेंगे, 2 लीनियर इक्वेशंस को क्या करेंगे, ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो देखो 2 प्लॉट करेंगे तो देखो कंडीशंस क्या क्या बन सकती हैं। कंडीशंस क्या बन सकती है, मतलब 2 अगर लाइन है, अब एक लाइन अगर ऐसी ड्रॉ हो गई तो जरूरी थोड़ी ना कि दूसरी भी ऐसी ड्रॉ हो, दूसरी ऐसे भी तो ड्रॉ हो सकती है कि नहीं। ठीक, ये लाइंस बनाया हूं मैंने, मतलब ये दोनों के लाइंस। ठीक है, फिर और भी दूसरी कंडीशन हो सकती है, अगर एक लाइन मेरी ऐसी ड्रॉ हुई है, ठीक, एक तो इंटरसेक्ट भी कर सकती है, एक हो सकता है कि इसके बिल्कुल पैरेलल ड्रॉ हो जाए दूसरी लाइन, मतलब एक ग्राफ की लाइन ये हो गई, एक ग्राफ की लाइन ये हो गई। लेट अस सपोज ये फर्स्ट ग्राफ की लाइन हो गई, ये सेकंड ग्राफ की लाइन हो गई, ये फर्स्ट ग्राफ की लाइन हो गई, ये सेकंड की हो गई। ये भी एक कंडीशन हो सकती है। और एक और कंडीशन भी हो सकती है, क्या, ये भी पॉसिबल है कि अगर मेरा कभी कोई ग्राफ ऐसा ड्रॉ हुआ है, ठीक है, और इसी के ऊपर दूसरा भी मेरा ड्रॉ हो जाए, मतलब ये 1 हो गया और इसी के ऊपर मेरी क्या हो गई, दूसरी लाइन ड्रॉ हो गई। ठीक, तो ये क्या हो गई, हमने ग्राफ मतलब डिस्कस कर लिया कि अगर 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के ग्राफ कैसे बन सकते हैं। इस 3 के अलावा तो और कुछ हो ही नहीं सकता। 2 ग्राफ, या तो 2 ग्राफ इंटरसेक्ट करेंगे, या तो 2 ग्राफ पैरेलल होंगे, या तो 2 ग्राफ एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। ठीक, यही कंडीशन हो सकती है। क्लियर है यहां तक? चल, अब देखो इसके बाद अगर मैं ये तो डिस्कशन जो हमने अभी किया, ये हमने डिस्कशन किया ग्राफिकली। ये हमने किसके लिए रिस्पेक्ट में डिस्कशन किया, ग्राफिकली। ठीक है, ये 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो थे ये हमने डिस्कशन किया ग्राफिकली। इस चैप्टर में हम एल्जेब्रिकली भी क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ठीक है, एल्जेब्रिकली भी इस इक्वेशंस के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। मतलब अभी तो ये ग्राफ ड्रॉ करके हम बनाएंगे, फिर उसके बाद विदाउट ग्राफ ड्रॉ करके भी हम क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो करते हैं एग्जाम्पल से स्टार्ट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2, दैट इज द वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, ये क्वेश्चन को हमें क्या करना है, एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों में रिप्रेजेंट करना है। तो एक एक करके करते हैं, बन जाएगा। ऐसा कुछ कठिन नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी रहते हैं क्वेश्चन, सिर्फ हमें फ्रेम करते बनना चाहिए। तो याद रखना हमेशा हम कर रहे हैं हमारे 10th स्टैंडर्ड में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो याद रखना हमेशा हर एक क्वेश्चन में अगर लीनियर इक्वेशंस इस चैप्टर का होगा तो वहां पे 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनेगी। ये सबसे बेसिक है और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, रोमिला वेंट टू अ स्टेशनरी शॉप एंड परचेज 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर्स फॉर ₹9। ठीक है, वो एक स्टेशनरी शॉप पे गई, वहां पे उसने 2 पेंसिल और 3 इरेजर खरीदा। कितने रुपए के, 9 रुपए के। ठीक है, हर फ्रेंड सोनाली सॉ द न्यू वेराइटी ऑफ पेंसिल्स एंड इरेजर विथ रोमिला, मतलब उसकी फ्रेंड सोनाली, रोमिला की फ्रेंड सोनाली भी उसके साथ गई और उसने भी एक नए प्रकार की पेंसिल और इरेजर देखी।
और उसने भी एंड ऑल्सो बॉट 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर ऑफ सेम काइंड फॉर ₹18। सेम तरीके के सेम कॉस्ट के उसने 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर खरीदा और कितने का खरीदा? 18 रुपीज का। ठीक है, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। इसी सिचुएशन को हमें क्या करना है? एल्जेब्रिकली भी करना है और ग्राफिकली भी करना है। तो आपको अगर याद होगा, अभी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा था। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स किया था। 2 वेरिएबल्स मतलब मिनिमम हमें कितने वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट है? 2 वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट है। तो इस क्वेश्चन को फ्रेम करने के लिए, एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली फ्रेम करने के लिए हमें 2 वेरिएबल्स कंसीडर करने पड़ेंगे। तो वो 2 वेरिएबल्स कौन से होंगे वो हमें पता चलेगा इस क्वेश्चन से। तो इस क्वेश्चन में ऐसी कौन सी 2 चीज़ है जो कॉमनली यूज हो रही है? ऐसी कौन सी 2 चीज़ है जो कॉमनली यूज हो रही है? तो देखो, स्टेशनरी शॉप जा रहे हैं तो दोनों स्टेशनरी शॉप जा रहे हैं, ठीक है, बट वहां से दोनों क्या खरीद रहे हैं? पेंसिल और इरेजर। देखो, रोमिला ने भी पेंसिल और इरेजर खरीदा, ठीक, और सोनाली ने भी पेंसिल और इरेजर खरीदा है। ठीक है, तो यहां दोनों के लिए कॉमनली क्या है? पेंसिल और इरेजर। तो हम क्या करते हैं? लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल बी X रुपीज या बी ₹X। ठीक है, एक पेंसिल की कॉस्ट को हम क्या ले सकते हैं? X। और लेट दी कॉस्ट ऑफ वन इरेजर बी ₹Y। ठीक, एक पेंसिल की कॉस्ट को हम ₹X लेते हैं और एक इरेजर की कॉस्ट को कितना ले लेते हैं? Y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं क्या कंडीशन बन रही है। कितनी पेंसिल लिया? कितनी पेंसिल लिया? सबसे पहले रोमिला के लिए देखते हैं कितनी पेंसिल ली उसने? 2 पेंसिल। 2 पेंसिल मतलब x प्लस एक्स, मतलब एक का x है तो 2 का कितना होगा? x प्लस एक्स, या हम डायरेक्टली उसको लिख सकते हैं 2x। ठीक, ये कॉस्ट निकली है, कॉस्ट है ना, एंड मतलब प्लस 3 इरेजर। एक इरेजर y रुपीज की है तो 3 कितने हो जाएगा? 3 इंटू वाई, तो 3 इंटू वाई लिख दिया हमने। 4 रुपीज, ये भी रुपीज ही तो हो रहा है ना, इक्वल्स टू कितना? 9। ये हमारी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन गई। ठीक है, फिर दूसरी बनाते हैं। दूसरी क्या है? शी ऑल्सो बॉट 4 पेंसिल। सिंपल सी बात है, 4 पेंसिल मतलब एक पेंसिल का कॉस्ट है x, एक पेंसिल का कॉस्ट है x, तो 4 पेंसिल का कॉस्ट कितना होगा? 4x। एंड बोला है तो प्लस 6 इरेजर, तो एक इरेजर के कॉस्ट है y, तो 6 इरेजर का कॉस्ट कितना हो जाएगा? 6y इक्वल्स टू क्या हो गया? 18। इक्वल्स टू क्या हो गया? 18। तो देखो, ये 2 इक्वेशन बन गई हमारी, ये 2 इक्वेशन बन गई, और यही हमारा एल्जेब्रिकली जो था हमने सॉल्व कर लिया। एल्जेब्रिकली यही हो गया ना, मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखना, ठीक है, नंबर्स में लिखना, हमने लिख के बता दिया। ठीक है, अब ग्राफिकली करना है, इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या है? 9th स्टैंडर्ड याद करना पड़ेगा। अगर याद होगा आपको अच्छे से, तो हम क्या करते थे? एक ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले बॉक्स बनाते थे, x और y की क्या निकालते थे? वैल्यू निकालते थे। मिनिमम 2 वैल्यू से भी ग्राफ ड्रॉ हो जाता है, बट कोशिश करना कि हम 3 वैल्यू निकालें, उससे क्रॉस चेकिंग हो जाती है हमारे ग्राफ की। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करते हैं। y को अगर मैं 0 पुट करूं, नहीं, y को 0 पुट करूंगा तो ये 0 हो जाएगा एंड 4.5 आएगा। तो अपन कोशिश करते हैं कि होल नंबर मिले। ठीक है, तो y को अगर मैं 1 पुट करता हूँ, y को अगर मैं 1 पुट करूँ तो इधर जाके 3 माइनस होगा, दैट इज 6, और x आ जाएगा 3। ठीक, फिर उसके बाद y को 3 पुट करता हूँ, y को अगर मैंने 3 पुट किया तो हो गया 3 3 9, इधर जाके माइनस हुआ 0 एंड
x इज ऑल्सो 0। ठीक, और क्या पुट करें, x को 0 तो हो ही गया है हमारा, x को अगर 1 करेंगे तो वहाँ जाके माइनस होगा 2, 8 आएगा, दैट 8/3 होगा तो अपॉन में आएगा। ठीक है, और क्या पुट कर सकते हैं, 15 करके देखें। y को अगर मैं 5 पुट करूं, ठीक, तो 15 होके इधर जाके माइनस होगा, 5 3 is 15, इधर 9 minus 15, 9 minus 15 will be -6, -6/2, that is -3। ये तो एक का बॉक्स बन गया हमारा। ठीक, इसको भी नेमिंग कर सकते हैं हम ABC, मतलब कोऑर्डिनेट्स को नेम कर दिया। दूसरे वाले का भी बना लेते हैं। पुट करते हैं वैल्यू, तो देखो यहाँ पे भी अगर मैं पुट करूँ तो 18, यहाँ से 2 कॉमन निकाल के अगर डिवाइड कर दूँ तो सेम इक्वेशन बनेगी, मतलब ये सारे कोऑर्डिनेट सेम आएंगे। अरे देखो मैं समझा देता हूँ कैसे मैंने किया। यहाँ से मैंने 2 कॉमन निकाला तो बचा कितना, 2x + 3y = 18। ये 2 यहाँ जाके डिवाइड हो गया, तो 2x + 3y = 9। तो देखो पहली और दूसरी इक्वेशन अल्टीमेटली सेम बन गई, तो सेम बन गई तो कोऑर्डिनेट्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं हम। x एक्सिस, y एक्सिस, ठीक है, डिनोटेड बाय x and x dash, y and y dash, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक, -1 -2 -3 -4 -5 -6, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, अब सीधे सीधे प्लॉट करते हैं। 3,1 विल बी स्टार्टिंग, यहाँ से होगा 3 and 1, ये एक पॉइंट मिला। दूसरा पॉइंट 0,3 मतलब 0 तो यही है और 3 इधर, तो ये मिल गया। तीसरा -3,5, -3 ये है और 5 किधर है, इधर। ठीक, ये तीसरा पॉइंट मिला, ये A मिल गया, ये B मिल गया, ये C मिल गया, और दोनों के सेम है तो ऑब्वियस सी बात है दोनों लाइन क्या होंगी। देखो अब मैं इसको अगर ज्वाइन कर दूं तो ये ऐसा कुछ जाएगा ग्राफ, दूसरा ग्राफ भी इसी के ऊपर ओवरलैप कर देगा, मतलब इसी के ऊपर ड्रॉ होगा। तो ये हमने क्या कर दिया, रिप्रेजेंट ग्राफिकली, ये हमने क्या रिप्रेजेंटेशन कर दिया, ग्राफिकली। बट ये कंप्लीट नहीं है, याद रखना इसमें जब भी ग्राफ ड्रॉ करते थे हम इक्वेशंस लिखते थे। यहाँ पे इक्वेशन लिख दो 2x + 3y = 9, और यहाँ पे दूसरी इक्वेशन भी लिख दो 4x + 6y = 18। ठीक है, तो ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 2। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्ड प्रॉब्लम है। जैसा अभी हमने एग्जाम्पल में किया वैसे ही सेम हमें यहाँ पे भी अभी करना है। ठीक है, क्वेश्चन इज आफ्ताब टेल हिज डॉटर। आफ्ताब एक कोई इंसान है, मतलब ऑब्वियसली बात है मेल ही होगा। टेल हिज डॉटर, उसने अपनी बेटी को बोला 7 years ago, 7 साल पहले। ठीक, 7 years ago I was 7 times as old as you were then, मतलब 7 साल पहले जो मेरी एज थी वो आप मतलब उसकी बेटी की कितने टाइम्स थी, 7 टाइम्स थी। ठीक, फिर ऑल्सो 3 years from now, मतलब 3 साल बाद। ठीक, आज से 3 साल बाद I shall be, I shall मतलब आफ्ताबी बोल रहा है,
तो आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, मतलब 3 टाइम्स हो जाएगी किसकी एज से, उसकी डॉटर की एज से। तो इसी कंडीशन को हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। ठीक, तो सेम वही कंडीशंस अप्लाई होगी। देखो आपको भी पता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं, तो हमें 2 वेरिएबल्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, और वो 2 वेरिएबल्स कौन से हो सकते हैं, किसके रिस्पेक्ट में यहाँ बात हो रही है, एज के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। ठीक, तो एज के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, तो यहाँ कौन से 2 वेरिएबल्स हम कंसीडर कर सकते हैं, और वो कौन से 2 वेरिएबल्स होंगे। तो देखो आफ्ताब टेल हिज डॉटर, दोनों अपनी एजेस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, दोनों अपने एजेस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो आफ्ताब और उसकी डॉटर के बारे में बात हो रही है। तो मैं अभी के लिए ले लेता हूं लेट दी, क्योंकि देखो अभी सिंपल सी बात है, 7 years अगो मतलब आज से 7 साल पहले की बात हो रही है, एंड ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ मतलब आज से 3 साल बाद की बात हो रही है। मतलब कंसीडर क्या करना पड़ेगा, आज की एज को, दैट इज योर प्रेजेंट एज। ठीक है, तो लेट दी आफ्ताब्स प्रेजेंट एज बी x years। ठीक, प्रेजेंट एज आफ्ताब की हमने क्या ले ली, x years, एंड लेट दी डॉटर्स एज, सॉरी डॉटर्स प्रेजेंट एज बी y years। ठीक है, आफ्ताब की एज को हमने x ले लिया और डॉटर की प्रेजेंट एज को हमने क्या ले लिया, y। तो देखो अब 7 साल पहले की बात कर रहे हैं, 7 साल पहले, तो यहाँ एक कंडीशन लिख लेते हैं, 7 years अगो, 7 years अगो, 7 साल पहले आफ्ताब की एज कितनी होगी, आफ्ताब एज 7 साल पहले, अगर मेरी अभी एज 20 है, तो और मैं आपसे पूछूं कि मेरी 7 years अगो, 7 years अगो मेरी एज कितनी होगी, तो मैं इसमें से क्या कर दूंगा, 7 माइनस कर दूंगा, सीधे सीधे आ जाएगा आंसर। तो वैसे ही आफ्ताब की एज अभी कितनी है, x है, तो 7 years अगो कितनी होगी उसकी एज, x में से 7 माइनस कर देते हैं। ठीक है, सिमिलरली डॉटर्स एज भी कितनी होगी, सेम एग्जाम्पल सेम, डॉटर्स एज अगर मेरी 12 है, तो 7 साल पहले मेरी एज कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 5 साल होगा। तो अभी डॉटर की एज y है, तो 7 साल पहले कितनी होगी, y माइनस 7। आया समझ में। ठीक है, अब इसके रिस्पेक्ट में एक कंडीशन बोल रहा है, क्या, 7 years अगो तक तो हमने कर लिया, 7 years अगो तक से हमें ये कंडीशन मिली है। अब देखते हैं इक्वेशन क्या बन रही, आई वॉज मतलब जितना आई वॉज कौन है यहाँ पे, यहाँ पे आफ्ताब बोल रहा है, दैट इज x माइनस 7, आई वॉज को यहाँ इक्वल टू लिया जाएगा, 7 टाइम्स मतलब 7 इंटू, है ना, 7 टाइम्स मीन्स 7 इंटू एज ओल्ड एज यू वर देन, किसको बोल रहा है, डॉटर को बोल रहा है। तो डॉटर कितनी थी उस टाइम, y माइनस 7। तो इससे मैं एक इक्वेशन बना लेता हूँ, थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ, x माइनस 7 इक्वल्स टू 7y माइनस 49। ठीक, सॉल्व करता हूँ, x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 49 प्लस 7, तो x माइनस 7y इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका माइनस 42, इधर ले आता हूं तो प्लस 42 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 42 इक्वल टू 0। तो ये आपकी कौन सी इक्वेशन बन गई, पहली इक्वेशन बन गई। ठीक, आया समझ में। अब इसके बाद सेकंड इक्वेशन फ्रेम करते, क्योंकि हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, एक लीनियर इक्वेशन तो बन गई है, दूसरी पेयर बनाना पड़ता है, तो पेयर के बनाने के लिए हमें दूसरी लीनियर इक्वेशन भी बनाना पड़ेगा। अब दूसरी बनेगी, दूसरी कंडीशन जो गिवन है, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अब आज से 3 साल बाद,
आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years, तो आफ्टर 3 years सिंपल सी बात है, 3 साल बाद, अभी मेरी एज 20 है, 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, तो इसमें क्या कर दूंगा मैं, +3, दैट इज 23। तो आफ्ताब एज कितनी हो जाएगी, अभी x है, ठीक, 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, x+3, ठीक। फिर उसके बाद किसकी बोल रहा है, डॉटर एज, है ना, डॉटर एज बात हो रही है, डॉटर की एज की, तो डॉटर एज में भी वही कंडीशन है, अभी अगर डॉटर की एज 12 है या मेरी एज 12 है, तो 3 साल बाद क्या हो जाएगी, तो इसमें 3 क्या कर देंगे ऐड, दैट इज 15, ठीक। तो अभी डॉटर की एज y है, तो 3 साल बाद कितनी होगी, y+3, ठीक। ये तो हो गया आफ्टर 3 years से हमारी ये कंडीशन मिल गई। अब देखते हैं आगे क्या, आई शैल बी मतलब आफ्ताब बोल रहा है, तो आफ्ताब अभी है कितना, अभी आफ्ताब हो गया है x+3, आई शैल वर्ड यूज कर रहा है, मतलब फ्यूचर टेंस की बात कर रहा है। शैल बी इज इक्वल टू को कंसीडर करेगा 3 टाइम्स मतलब 3 एज ओल्ड यू विल बी, मतलब फ्यूचर ही की बात हो रही, यू विल बी मतलब डॉटर, दैट इज y+3, ठीक है। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं, x+3 इक्वल्स टू 3y प्लस 3 3 x माइनस 3y, ये 9 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो कितना होगा, -6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। तो ये तो हमने सॉल्व कर लिए क्या, एल्जेब्रिकली हमने सॉल्व कर लिया। अब ग्राफिकली भी कर लेते हैं। तो ग्राफिकली के लिए हमें पहले क्या बनाना पड़ेगा, बॉक्स बनाना पड़ता है, ठीक है। थोड़ा सा इक्वेशंस को अरेंज कर लेते हैं। तो क्या होगा, देखो x इक्वल्स टू +7y -42, ये इक्वेशन बन गई। ये बॉक्स बना लेता हूं मैं यहाँ पे, x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक। सिंपल है, y की वैल्यू पुट करते जाओ, x आता जाएगा हमारा। थोड़ी सी बड़ी वैल्यू पुट करते हैं, तो 7 को अगर मैं 0 पुट करूँगा तो -42, मतलब मुझे प्लॉट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। चलो 0 ही पुट कर देते हैं। y इक्वल्स टू 0, तो x आ जाएगा आपका -42, y अगर 1 होगा तो इसमें से 42 में से माइनस होगा तो कितना आएगा, -35, ठीक है। फिर y को 2 ले लेते हैं तो 14, तो और कितना आएगा, 20 -28, ठीक। ये तो एक बन गया। अब इसका भी निकाल लेते हैं, इसको भी अरेंज कर लें। तो x इक्वल्स टू कितना होगा, 3y+6, ठीक। इसका भी बॉक्स बना लेते हैं, x y निकालते हैं वैल्यू। y को 0 पुट करते हैं, y अगर 0 होगा तो x आएगा 6, y को अगर 1 पुट किया हमने तो कितना आएगा, x 9, y को अगर 2 पुट करेंगे तो 6, 3 2 6, 6 and 6 12, ठीक। ये आ गई हमारी वैल्यूज़, ये हमारी क्या आ गई, वैल्यूज़, ठीक। अब इनको नेमिंग भी दे देते हैं, A B C D E F, ठीक है। इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ कैसे होगा, सेम x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश, y डैश, इंटरसेक्शन पॉइंट 0, ठीक है। अब 1 2 3 4 5, अगर हम देखें तो यहाँ x चाहिए हमें बड़ी वैल्यू, तो बड़ी वैल्यू तो 10 10 के रिस्पेक्ट में ले लेते हैं, ठीक है। 10 के रिस्पेक्ट में ले लेते हैं, 10 20 30 40 50, ठीक। यहाँ पे भी आ जाएगा -10 -20 -30,
-40 -50, ठीक। अब यहाँ y अगर देखें तो y हम क्या लेंगे, y को भी 10 के ही रिस्पेक्ट में लेना पड़ेगा। चलो y को हम 0 1 2 ही ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4, ठीक है। प्लॉट करते हैं। पहला है -42, 0 -42 कहाँ आएगा, ये यहाँ पे आएगा, -42, 0, यही मिल गया ए पॉइंट। फिर -35, 1 -35 30 और 40 के बीच में आएगा और 1 है यहाँ पे, ठीक। फिर उसके बाद दूसरा है -28, 2 28 कहाँ पे आएगा, यहाँ कहीं पे आएगा, और 2 कहाँ पे है, हियर इट इज़ 2, ठीक है। तो ये यहाँ से इन तीनों को जब मैं ज्वाइन करूँगा तो ऐसी एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी मुझे। तो ये मेरी पहली इक्वेशन की ग्राफ हो गई। मैं इक्वेशन लिख देता हूँ इस पर, x - 7y + 42 = 0, ठीक। दूसरा वाला भी प्लॉट करते हैं। 6, 0, x कितना चाहिए, 6, तो 6 यहाँ कहीं आएगा, 6, 0, ठीक है। ये सॉरी इधर नहीं, इधर आएगा, ये 5 और ये 6, 6, 0। इसको नेमिंग हमने नहीं दिया था, ये A हो जाएगा, ये B और ये C पॉइंट, ठीक। फिर ये D पॉइंट है। 9, 1, 9 तो इसके पास आएगा और 1 इधर, तो 9, 1, ठीक। दूसरा पॉइंट। तीसरा 12, 2, 12 भी यहाँ पे आएगा, 12, 2। अब इन तीनों को ज्वाइन करें तो ये ऐसी जाएगी लाइन, ठीक। ये हो गया आपका D, E और F, ठीक है। तो ये हो गया आपका ग्राफिकली ग्राफ ड्रॉ, ठीक। अब इसको अगर एक्सटेंड करेंगे तो ये क्या होगा, आगे जाके कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट हो जाएगी। तो वो 3 कंडीशन जो हमने पढ़ा था उसमें से किसी एक कंडीशन में आंसर आएगा ही आएगा, ठीक। ये है आपका सोल्यूशन नंबर 1। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 3.1। सेम वर्ड प्रॉब्लम है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, मतलब हमें 2 लीनियर इक्वेशन के पेयर बनाने ही हैं, ठीक है। उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, 2 वेरिएबल की। तो देखते हैं वो 2 वेरिएबल हमें कहाँ से मिलेंगे, ठीक है। तो द क्वेश्चन इज, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹39। एक कोच है क्रिकेट टीम की, उसने 3 बैट एंड 6 बॉल को ₹39 में बाय किया। लेटर शी बाय अनदर बैट, मतलब फिर से एक बैट, एंड 3 मोर बॉल एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ सेम काइंड ऑफ ₹13। मतलब सेम काइंड के बॉल और बैट को खरीदा था और एक बैट और 3 बॉल्स को फिर से खरीदा, कितने रुपीज़ में, 13 रुपीज़ में, ठीक। रिप्रेजेंट करना है हमें सिचुएशन को एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, मतलब अभी तक जैसे करते आ रहे थे वैसे ही करना है, ठीक। तो मुझे ये क्वेश्चन देख के ये बताओ कि यहाँ पे हम वेरिएबल किसको कंसीडर करें, क्या ऐसी कौन सी 2 चीज़ है जो हमारी दोनों इक्वेशन में यूज़ हो रही हैं। कौन सी है, देखो कौन सी है, वो है बैट और बॉल। यहाँ पे भी देखो बैट यूज़ हो रहा है और बॉल यूज़ हो रहा है। तो हम बैट और बॉल को क्या कंसीडर कर लेते हैं, वेरिएबल्स, ठीक। तो एक बैट का कंसीडर करते हैं, लेट दी कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी ₹x रुपीज़ हमने कंसीडर कर लिया, एंड लेट दी कॉस्ट ऑफ 1 बॉल बी ₹y कंसीडर कर लिया, ठीक है।
तो अब x और y जब हमने कॉस्ट कंसीडर कर ली तो अब इक्वेशन फ्रेम करने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं जाएगी हमें। अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्वेश्चन दैट इज 3 बैट्स, तो एक बैट का कॉस्ट x है तो 3 का कितना हो जाएगा 3x, एंड मतलब प्लस 6 बॉल, एक बॉल का कॉस्ट y है तो 6 का कितना होगा 6y। 4 रुपीज़, 4 यहाँ पे इक्वल टू के रिस्पेक्ट में यूज हो रहा है और रुपीज़ हमें दिया ही हुआ है दैट इज 39। ठीक, सेकंड का देखते हैं। सेकंड कंडीशन में अनदर बैट मतलब एक ही बैट लिया है और एक बैट का कॉस्ट कितना है x, तो x लिख देते हैं। एंड मतलब प्लस 3 मोर बॉल, तो एक बॉल का कॉस्ट y है तो 3 का कितना हो जाएगा 3y, इक्वल्स टू ऑफ सेम काइंड ऑफ रुपीज 13, तो यहाँ आ गया 13। तो ये दो इक्वेशन बन गई, ये पहली ये दूसरी। ठीक है कि नहीं। अब क्या करना है हमें, ये ग्राफिक एल्जेब्रिकली करना था, एल्जेब्रिकली तो हमने कर लिया। अब सिंपल ग्राफिकली करते हैं तो बॉक्स बनाना पड़ेगा हमें। ठीक, बॉक्स बनाएंगे, वैल्यूज निकालते हैं x और y की, अरेंज करके थोड़ा सा अगर लिख लें इसको तो इक्वेशन बन जाएगी आपकी x इक्वल्स टू 39 माइनस 6y अपॉन 3। ठीक, और सेकेंड में इक्वेशन बनेगी x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y। पहले वाले की इक्वेशन में सॉल्व करते हैं। ठीक, तो पहले वाले में हम पुट करते हैं y इक्वल टू 0। y को अगर मैं 0 पुट करूंगा तो 3 1 ज़ा और 3 3 ज़ा 13 हो जाएगा। ठीक, फिर y को अगर मैं 1 पुट करूं तो y होगा आपका x हो जाएगा आपका दैट इज 3 एंड 10 हो जाएगा। ठीक, फिर 2 पुट करता हूं तो 2 कितना होगा x इक्वल्स टू 7 आएगा। ठीक, अब दूसरे का भी बना लेते हैं। एक्स वाई, मैंने आपको बताया था कि 2 से भी हमारे ग्राफ ड्रॉ हो सकते हैं, 2 कोऑर्डिनेट से भी हमारे ग्राफ ड्रॉ हो सकते हैं, बट हम 3 इसलिए लेते हैं कि हमें पता चल जाता है हमारा एक्चुअली में ग्राफ सही ड्रॉ हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक, तो फिर देखते हैं अब सेकेंड इक्वेशन में फिर पुट करते हैं y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 तो 13 माइनस, तो ये तो 13 ही आ जाएगा। y इक्वल्स टू 1 रख के देखते हैं तो 13 माइनस 3 विल बी 10। y इक्वल्स टू 2 रखो तो y 2 6 13 माइनस 6 विल बी 7। ठीक, तो ये देखो ये तो दोनों एक जैसी आ रही है इक्वेशंस, वैल्यूज एक जैसी आ रही है a b c d e f। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ की वैल्यूज क्या आ रही है सेम, मतलब फिर से ये एक दूसरे को क्या करेंगे ओवरलैप करेंगे। ये हो गया x x डैश y y डैश 0 1 13 तक जाना है हमें। ठीक, 13 तक जाना है तो मैं 2 2 का डिफरेंस ले लेता हूँ x में, 2 4 6 8 10 12 14। ठीक है, यहाँ पे आएगा -2 -4 -6 -8 -10, यहाँ 1 2 3, यहाँ 1 2 3 ले लिया मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, -1 -2 -3। ठीक, पुट करते हैं 13,0, 13,0 दैट इज 13 तो ये आ गया और 0 मतलब यही पॉइंट मिल गया मुझे ए और डी दोनों यही मिल रहे हैं। ठीक, फिर 10,1, 10,1 तो ये x एक्सिस में आया 10 और 1 मिलेगा यहाँ पे 10,1। ठीक, b और e कोऑर्डिनेट। फिर 7,2, 7,2 मतलब 6 और 8 के बीच में 7 और 2 यहाँ ऊपर। ठीक,
अब देखो ये हो गया आपका C, F। ठीक, अब इन तीनों को ज्वाइन करो, देखो स्ट्रेट लाइन आ रही है, स्ट्रेट लाइन आ रही है, और ये एक दूसरे को क्या करेंगी, ओवरलैप करेंगी। ठीक, ये दोनों लाइन क्या हो रही है, एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है। बस अब आखिरी में क्या लिखना है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इक्वेशन को नेम। इसमें इक्वेशन लिखना बहुत जरूरी है। ठीक, एक इक्वेशन यहाँ लिख दिया, एक इक्वेशन हम यहाँ लिख देते हैं, x + 3y = 13। ठीक, ये हुआ आपका कंप्लीट आंसर, एल्जेब्रिकली भी और ग्राफिकली भी। क्लियर हुआ? प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी ₹160। ठीक है, किस किस के कॉस्ट की बात कर रहा है, कॉस्ट 2 kg एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स का कॉस्ट कितना था, 160 रुपीज़। फिर आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स, मतलब एक महीने के बाद 4 किलो एप्पल और 2 किलो ग्रेप्स का कॉस्ट कितना हो गया, 300 रुपये। ठीक, रिप्रेजेंट करना है इस इक्वेशन को एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। बस इस क्वेश्चन में फिर वही कंडीशन है, हमें 2 वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट है। वो 2 वेरिएबल्स कौन से होंगे, यहाँ ऐसी कौन सी 2 चीज़ है जिसके बारे में डिस्कशन हो रहा है, एक है एप्पल, एक है ग्रेप। देखो यहाँ भी एप्पल, यहाँ भी ग्रेप, यहाँ पे भी एप्पल है, यहाँ पे भी ग्रेप है। ठीक, यहाँ पे एक कंडीशन को कंसीडर करना, यहाँ ये नहीं बोलना कि सर एक महीने बाद तो हो सकता है कि यार एप्पल और ग्रेप का कॉस्ट कुछ अलग हो गया हो। नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ हमें स्पेसिफाई नहीं किया है, इसलिए हमारे लिए एप्पल और ग्रेप की जो कॉस्ट है पर केजी बोला जाए, अगर पर केजी कॉस्ट है वो फिक्स रहेगी हमारे लिए। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। तो सिमिलरली एप्पल और ग्रेप्स है तो इन्हीं को हमें वेरिएबल कंसीडर करना पड़ेगा। तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल, 1 kg ऑफ एप्पल बी ₹X। ठीक है, हमने ₹X ले लिया, और ऐसे ही लेट दी कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स बी ₹Y। ठीक, एप्पल का हमने 1 किलो एप्पल का कॉस्ट X ले लिया और 1 किलो ग्रेप का कॉस्ट को कितना ले लिया, Y। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वर्क करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं कैसे इक्वेशन बनेगी। तो जैसे जैसे बोल रही है इक्वेशन वैसे वैसे लिख लेते हैं। 2 kg ऑफ एप्पल, 2 kg ऑफ एप्पल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 1 kg का कॉस्ट X है तो 2 kg का कितना होगा, 2X। एंड मतलब अभी बताया प्लस 1 kg ऑफ ग्रेप्स, 1 kg का ऑफ ग्रेप्स कितना है, Y। टोटल कॉस्ट कितना बन रहा है, 160। फिर सेकेंड इक्वेशन के लिए देखते हैं, ये तो पहली बन गई हमारी। आफ्टर अ मंथ तो कोई काम का नहीं है हमारे। कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल, तो 1 kg ऑफ एप्पल की कॉस्ट X है तो 4 kg का कितना होगा, 4X। प्लस एंड मतलब प्लस 2 kg ऑफ ग्रेप्स, तो 1 kg ऑफ ग्रेप्स का Y है तो 2 kg का 2Y हो जाएगा। इक्वल्स टू कितना है, इज मतलब इक्वल टू रुपीज़ कितना है, 300। तो ये 2 इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन 1, एक इक्वेशन 2। तो ये तो एल्जेब्रिकली तो हमने सॉल्व कर ही लिया, एल्जेब्रिकली तो हमने सॉल्व कर लिया है। अब हमें क्या करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है। ठीक है, तो ग्राफिकली के लिए हमें पता है पहले बॉक्स बनाना पड़ता है। तो बॉक्स बना लेते हैं, X Y 1 2। ठीक है, तो Y इक्वल्स टू, इक्वेशंस को थोड़ा सा फ्रेम कर लेते हैं। Y इक्वल्स टू 160 माइनस 2X। ठीक है, मैंने Y को अलोन रखा क्योंकि Y के साथ कोफिशिएंट नहीं था। ठीक, यहाँ पे भी और सॉल्व कर लेते हैं सेकेंड इक्वेशन को। तो 2Y सीधे डायरेक्टली लिख देता हूँ, Y इक्वल्स टू 300 माइनस 4X अपॉन 2। चाहो तो 2 कॉमन निकाल के और सॉल्व कर लो तो हो जाएगा 150 माइनस 2X। ठीक है,
अब एक एक करके दोनों को सॉल्व करते हैं, पुट करते हैं। यहाँ x को 0 रखो, x को 0 रखा हमने तो y आ गया 160, x को 1 रखते हैं तो y कितना आ जाएगा 158, x को 2 रखें तो y आ जाएगा 150, x को 2 रखें 4 तो आ जाएगा 156। ठीक है, सेकंड वाले के भी ग्राफ बना लेते, बॉक्स x y। ठीक, पुट करते हैं, x इक्वल्स टू 0, x को 0 रखा तो कितना आएगा 150, x को 1 रखते हैं, x को 1 रखा तो आएगा 148, 2 रखा तो आएगा 146। ठीक, ये हमें मिल गया हमारे ग्राफ के कोऑर्डिनेट्स। तो इसको नेम दे देता हूँ A B C D E F। ठीक है, ग्राफ बनाते हैं, प्लॉट करते हैं, आंसर लाते हैं। ये ग्राफ x एक्सिस, y एक्सिस, y डैश, x डैश। ठीक है, अब देखो अगर तो x एक्सिस में तो 1 2 3 4 चल जाएगा हमारा, तो इसको O ओरिजिन 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4, मगर y एक्सिस में तो हमें बड़ी वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो 160 तक चाहिए है, तो 160 से कैसे करें कंसीडर। ऑलमोस्ट ये सब पास पास में है, देखो ये सब पास पास में है। ठीक है, तो वी कैन डू वन थिंग, हम 50-50 का लेके कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर आपके पास कॉपी है, देखो मेरे पास तो बोर्ड है तो यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा मुझे बनाने में, बट आपके पास ग्राफ रहेगा तो ग्राफ में आप अपने हिसाब से यूनिट ले सकते हो। ठीक है, मैं अभी के लिए 50-50 ले लेता हूँ क्योंकि 50 ही मेरे लिए पॉसिबल हो पाएगा। यहाँ -150 सॉरी 50 100 और सो ऑन। ठीक है, तो अब देखते हैं कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे। a कितना है 0,160, 0,160 मतलब यहाँ पे अगर मैं इसको 5 इक्वल पार्ट्स में 1 2 3 एंड 4, ठीक है, तो 60 70 80 90 एंड 200। ठीक, तो हमें चाहिए 160, 0,160, 0 तो यही है और 160 आ गया ये, तो ये मिल गया a पॉइंट। ठीक, b कितना है 1,158, ये आ गया 1, और 158 आपका कहाँ आएगा, ये 160 के ठीक थोड़ा सा नीचे, तो ये आ गया आपका b पॉइंट। ठीक, c पॉइंट 2,156, 2 ये है और 156 आपका कहाँ पे आएगा, और थोड़ा सा नीचे उसके, ये आ गया c पॉइंट। ठीक, इसको तीन जॉइन कर देते तीनों को, तो ये ग्राफ मुझे कुछ ऐसा मिलेगा। इक्वेशन लिख देता हूँ, 2x + y = 160। ठीक, ये तो पहली वाली हो गई। सेकंड को प्लॉट करते हैं, 0,150, 0,150 मतलब यही हो गया एक पॉइंट, d पॉइंट। 1,148, 1 ये है और 148 इसके ठीक नीचे आएगा, 148। ठीक, A B C D E, और F कितना है 2,146, ये 2 हो गया और 146 यहाँ कहीं आएगा F। अब इसको अगर ज्वाइन करूँ मैं तो ये ऐसा कुछ जाएगी लाइन। ठीक है, तो ये दोनों लाइन हमें कैसी दिख रही है, पैरेलल दिख रही है। थोड़ा सा नेम लिख देता हूँ, 4x + 2y = 300। तो ये दोनों लाइन हमें क्या दिख रही है, पैरेलल दिख रही है, और यही हमारा क्या है सॉल्यूशन, दैट इज ग्राफिकली दिस सॉल्यूशन इज पैरेलल लाइन। आंसर।